हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और एक क्वेश्चन भी डिस्कस करा था जिसमें मैंने आपको टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के बारे में समझाया था। ठीक है, आज की क्लास में मैं बेस थ्योरम के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ठीक है, 4th क्वेश्चन में कह रहा है in a factory which manufactures bolt machines ABC manufactures respectively 25%, 35% and 40% of the bolts of their output 5 4 2% are respectively defective bolts। मतलब उन तीनों मशीनों के द्वारा डिफेक्टिव बोल्ट की परसेंटेज अलग दे रखी है हमें। ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब ये नहीं देखा कि एक बोल्ट ड्रॉ किया, ये नहीं कहा किस मशीन के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ, एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और ये पाया गया कि वो डिफेक्टिव है। अभी गिवन इवेंट हो गया इसके अंदर। अब डिफेक्टिव बोल्ट क्योंकि तीनों मशीन के द्वारा हो सकता है प्रोड्यूस, ए से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है, तीनों से भी, इसीलिए बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। समझ गए ना, बेस थ्योरम इसीलिए लगेगी इसमें क्योंकि जो गिवन इवेंट है डिफेक्टिव बोल्ट पाया गया है वो डिपेंड करा कि वो डिफेक्टिव बोल्ट हो सकता है पहली मशीन के द्वारा प्रोड्यूस हुआ हो, दूसरे मशीन के द्वारा हो, या तीसरे मशीन के द्वारा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी। इसके चांस निकालने की वो जो डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस हुआ है उसके बी से प्रोड्यूस होने के चांस क्या है, मैन्युफैक्चर होने के चांस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि E1 इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ए बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, E2 इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ए बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, है ना, और E3 इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ए बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी, और A इज द इवेंट मैंने ले लिया सेलेक्टिंग ए डिफेक्टिव बोल्ट। डिफेक्टिव बोल्ट ये नहीं लिखना कौन सी मशीन से। तो पहले मशीन के द्वारा 25% बोल्ट बनाए जा रहे हैं, तो एक बोल्ट के चांस कितने सेलेक्ट करने के, 25/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 35/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 40/100, और इन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हमेशा 1 होता है, याद रखना। लेकिन ए गिवन E1 ए गिवन E2 ए गिवन E3 का सम 1 हो या ना हो ये मतलब फिक्स नहीं है, मतलब इनका सम जरूर नहीं है 1 हो। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 हमें दे रखा है 5% पहली मशीन के द्वारा। अगर ये गिवन है कि पहली मशीन से बोल्ट प्रोड्यूस हुआ है तो उसके डिफेक्टिव होने के चांस है 5%, 5/100। ठीक है, दूसरी मशीन से डिफेक्टिव होने के चांस है 4/100, और तीसरी मशीन से डिफेक्टिव बोल्ट होने के सेलेक्ट होने के चांस है 2/100। तो ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। अब हमें फाइंड करने हैं रिवाइज प्रोबेबिलिटी कि वो जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो मशीन बी के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो E2/A फाइंड करना है मुझे। ये गिवन है कि डिफेक्टिव बोल्ट निकला है, और ये सेलेक्ट करना है कि हमने E2 वो जो डिफेक्टिव बोल्ट निकला है वो सेकंड मशीन के द्वारा मैन्युफैक्चर हुआ है। ठीक है, तो ऊपर आएगा जी फेवरेबल, मतलब सेकंड मशीन से एक बोल्ट सेलेक्ट करने के चांस, फिर उसके डिफेक्टिव होने के चांस ए गिवन E2, और नीचे तीनों का सम, पहले मशीन सेलेक्ट करा, पहले मशीन से एक बोल्ट सेलेक्ट करने के चांस, उसके डिफेक्टिव होने के चांस, दूसरी मशीन से एक बोल्ट सेलेक्ट करने के चांस, उससे डिफेक्टिव होने के चांस, तीसरी मशीन के द्वारा एक बोल्ट जो हमने सेलेक्ट किया वो तीसरी मशीन के होने के चांस, तीसरी मशीन से होने के चांस, और ए गिवन E3 का मतलब हो गया कि वो तीसरी मशीन से डिफेक्टिव बोल्ट निकलने के चांस। तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को पुट कर देंगे 35/100, 4/100, और नीचे तीनों का सम आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और 10,000 नीचे कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, ऊपर आ जाएगा 5। मैंने क्या करा, 5 भी कॉमन निकाल के यहाँ नीचे से 5 कॉमन निकाला, ऊपर से 5 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, तो यहाँ बच गया 7 4 जा 28, और नीचे 5 कॉमन निकाला तो 25 बच गया, यहाँ 5 कॉमन निकाला 28, 5 कॉमन निकाला तो 8, 8 2 जा 16, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है जिसमें ए इवेंट मतलब डिफेक्टिव बोल्ट जो निकला है वो गिवन था, और हमें निकालना था कि वो डिफेक्टिव बोल्ट सेकंड मशीन के द्वारा मैन्युफैक्चर हुआ है। वैसे मुझे पता है सेकंड मशीन को सिलेक्ट कर से एक बोल्ट निकालने के चांस कितने हैं, दैट इज 35/100, लेकिन इसी E2 की प्रोबेबिलिटी को मैंने दोबारा निकाला, मतलब कि रिवाइज किया है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको रिवाइज प्रोबेबिलिटी या पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, और इनको प्रायरी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रायर या प्रायरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा है 2 बैग दे रखे हैं, बैग फर्स्ट कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, बैग सेकंड कंटेन 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल, 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट टू बैग सेकंड एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकंड। उसके बाद एक सेकंड बैग से बॉल निकाली, जो सेकंड बैग से बॉल निकाली, द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, मतलब रेड कलर की पाएगी, गिवन इवेंट हो गया। अब गिवन हो गया ना, अब गिवन हो गया इसलिए बेस थ्योरम लग रहा है, क्योंकि वो जो हम सेकंड बॉल निकाल रहे हैं वो क्या पता पहले बैग से हमने रेड बॉल ट्रांसफर करी है या पहले बैग से ब्लैक बॉल निकाल के ट्रांसफर की है, हमें नहीं पता। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। इसके प्रोबेबिलिटी निकालने के, हमने पहले बैग से जो बॉल निकाली है वो ब्लैक है, ट्रांसफर निकालेंगे तभी तो ट्रांसफर करेंगे, निकाल के तो ट्रांसफर करते हैं।
ठीक है, तो पहले बैग में हमें 3 रेड 4 ब्लैक बॉल है, दूसरे बैग में 4 रेड 5 ब्लैक बॉल है। अब ये कह रहा है कि इस बैग से एक बॉल, इस फर्स्ट बैग से एक बॉल निकाल के इसमें ट्रांसफर कर दी। बैग निकाल के मतलब इसमें से एक बॉल सेलेक्ट करी, फिर उसमें ट्रांसफर कर दी, डाल दी, सेकंड बैग में डाल दी। तो हो सकता है पहले बारी में मैंने रेड बॉल निकाली हो, सेलेक्ट की हो, तो रेड बॉल अगर इसमें डालूंगा तो 5 रेड हो जाएंगी, 5 ब्लैक हो जाएंगी। और अगर मैं ब्लैक बॉल इसमें डालता हूं तो रेड 4 ही रहेंगी, लेकिन ब्लैक बॉल 6 हो जाएंगी। तो पहले तो हम पहले बैग से सेलेक्ट कर रहे हैं बॉल, तो E1 इज द इवेंट दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, या इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। E2 इज द इवेंट दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, ठीक है ना, या E2 इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ए ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट, और ए इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ए रेड बॉल फ्रॉम द बैग सेकंड आफ्टर ट्रांसफर करने के बाद, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसमें से एक रेड बॉल निकालने के चांस है 3/7 और ब्लैक बॉल निकालने के चांस है 4/7। तो सिंपल है, एक बॉल निकालते तो सीधा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये कह रहा है ए गिवन है, इसके बाद है अगर हम पहली बारी में रेड बॉल ट्रांसफर करिए तो एक दोबारा दूसरे बैग से रेड बॉल निकालने के चांस है 5/10, एक ही बॉल निकाल रहे हैं इसमें। उसके बाद अगर मैं ब्लैक बॉल ट्रांसफर तो रेड बॉल निकालने के चांस है 4/10, निकालनी रेड बॉल ही है सेकंड, क्योंकि गिवन इवेंट रेड बॉल निकली है, एक ही प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं सेकंड रेड बॉल। तो अब हमें गिवन था कि सेकंड बैग से जो बॉल निकली है वो रेड पाई गई है, इसके क्या चांस है कि ट्रांसफर बॉल जो है ब्लैक है, ब्लैक मतलब E2 फाइंड करना है। तो ऊपर आ जाएगा E2 ए गिवन E2, ठीक है, ए गिवन E2, नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए गिवन E1, और नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए गिवन E2। अब इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, E2 की प्रोबेबिलिटी 4/7 4/10, इधर E1 3/5 7 5/10, ये हो जाएगा जी 4/7 इंटू 4/10, ये आपका आ गया 16, नीचे आ जाएगा 15 + 16, तो ये 16/31 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये कह रहा है ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। एक आदमी अगर 4 बार बोलता है तो 3 बार सच बोलेगा, 1 बार झूठ बोलेगा, 4 में से 3 बार सच बोलेगा। ही थ्रो ए डाई, उसने डाई उछाली, एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6। अब उसने डाई उछालने के बाद रिपोर्ट किया कि भाई 6 आया है, तो हो सकता है वो सच बोले, हो सकता है झूठ बोले। रिपोर्ट करना तो अलग हो गया ना, आना और रिपोर्ट करने में फर्क होता है, बताने में, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, इसके चांस निकालने के एक्चुअल में 6 आया है। अब एक बात बताओ, अगर सीधा बिना डाई उछाले रिपोर्ट कर दे, अब बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, वो करते हैं E1 ले लेते हैं, E1 जो प्रायरी प्रोबेबिलिटी है उसको क्या ले लेते हैं, E1 इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ए स्पीक ट्रूथ, और E2 इज द इवेंट दैट ए स्पीक लाई, मतलब 3/4 और 1/4 प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं E1 E2। अरे भाई, सच झूठ का फैसला तो तब होगा ना जब डाई उछाल देगा। बिना डाई उछाले, अगर मैं बिना डाई उछाले कहूँ 6 आ गया, रिपोर्ट की आपको कहूँगी 6 आ गया, भाई आप क्या कहोगे, सर डाई तो उछाली नहीं आपने, आप कैसे कह रहे हो 6 आ गया। डाई तो उछलती दिखनी चाहिए, ठीक है, हमें आउटकम मत दिखाइए कि क्या आया है, लेकिन ये तो हमें दिखना चाहिए कि डाई उछल रही है, ठीक है, तभी तो हम यकीन करेंगे कि आप आपने डाई उछालने के बाद बता रहे हो आप कि 6 आया नहीं आया, ठीक है। तो पहले याद रखना E1 E2 जो इवेंट लेना है इसमें, E1 इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए 6 ऑन ए डाई, और E2 इज द इवेंट नॉट गेटिंग ए 6 ऑन ए डाई, या गेटिंग अनदर नंबर ऑन ए डाई, अनदर नंबर मतलब 6 के अलावा, अदर देन द 6, ठीक है। और A इज द इवेंट ऑफ रिपोर्टिंग ए 6, इवेंट ऑफ रिपोर्टिंग ए 6। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 5/6। अच्छा, 6 आने के बाद अगर वो रिपोर्ट, ए का मतलब रिपोर्ट करना कि 6 आया है, तो वो सच बोल रहा है, और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, क्योंकि 4 में से 3 बार सच बोलता है। और अगर E2 का मतलब 6 नहीं आया और तब भी वो रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया है, क्योंकि रिपोर्ट उसने दोनों केसों में एक ही बार करा है कि 6 आ चुका, इट इज गिवन दैट ही रिपोर्ट से 6, ये गिवन है। ही थ्रोज ए डाई, रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6, ये गिवन है। तो इसका मतलब ए गिवन E2 हो गया 1/4, झूठ बोल रहा है वो, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखनी है, ये कंडीशनल में, ठीक है ना। अब हमें ये गिवन है कि उसने रिपोर्ट किया है 6 आया है, और हमें प्रोबेबिलिटी निकाला एक्चुअल में 6 आया, मतलब 6 हमें प्राप्त हुआ है। तो ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए गिवन E1, नीचे आएगा E1 ए गिवन E1, ठीक है, ए गिवन E1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए गिवन E2। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आ गया आपका। उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर दो जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1/6 इंटू 3/4, 5/6 इंटू ये मल्टीप्लाई नीचे ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 24 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आएगा 3 + 5। अच्छा, डिनोमिनेटर हमेशा मैच करा करो इनके, अगर मैच ना हो रहे हो तो मैच करा करो मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये आपका आंसर है। तो बेस थ्योरम जो आपका टॉपिक है प्रैक्टिस असाइनमेंट 3 वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल।